Hello everyone. Now this is the first lecture of income from salary topic under direct taxation. Now in the last lecture I have told you that to find taxable income and tax liability of any person, we need to prepare the statement of total income, which consists of total of 5 heads, which you can say 5 sources of income. First one is income from salary, then income from house property, then income from business and profession, then capital gain, and income from other sources. So all these things are already discussed in the last lecture. But I'm just revising once again so that you can know why we are learning this topic, income from salary. Why? Because we need to ultimately find the taxable income and tax liability of any person, and to find taxable income and tax we need to prepare the statement of total income. And the statement of total income, income from salary is one of the heads. और आप बोल सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी एक सोर्स है इनकम का, ठीक है। तो टोटल टैक्स में इनकम के 5 सोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें से एक सोर्स क्या है आपका, इनकम फ्रॉम सैलरी। सो इनकम फ्रॉम सैलरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए आपके माइंड में कि सर सैलरी में कब आपकी कोई इनकम सैलरी काउंट होगी। सबसे मेन पॉइंट तो ये, कोई इनकम सैलरी काउंट कभी होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आना चाहिए कि जो मेन कंसेप्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक का, वो आपको यहीं से स्टार्ट होता है कि कब कोई इनकम फ्रॉम सैलरी में होगी। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दिया तो क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। आपने फ्रेंड से कुछ लोन लिया, थोड़ा बहुत पैसा लिया, तो क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। आपने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या वहाँ का प्रॉफिट इनकम फ्रॉम सैलरी है। आपकी लॉटरी लग गई तो क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो मेन क्वेश्चन ये, कब कौन सी इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। एनी इनकम इज काउंटेड एज सैलरी इनकम ओनली इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड द रिसीवर इज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मीन्स पेयर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयर होना चाहिए मतलब मास्टर, एंड रिसीवर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉई, और यू कैन से सर्वेंट, ठीक है। सो ये दोनों का जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा रिसीव होगा तो कोई ना कोई पैसा देगा तो ही तो पैसा मिलेगा ना आपको। सो दो पार्टी तो हमेशा ही रहेंगी कोई भी ट्रांजैक्शन में, एक पैसा देने वाला और एक पैसा रिसीव करने वाला, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले तो आप याद रखना कि सैलरी में आपकी इनकम कब आएगी, जब आपको पैसा किससे मिल रहा है, सॉरी, पेयर इज गिविंग मनी टू रिसीवर एंड पेयर इज योर एम्प्लॉयर एंड यू आर एम्प्लॉई। या आप दूसरे लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं, ये है आपका मास्टर एंड यू आर सर्वेंट, ठीक है। सर्वेंट वर्ड थोड़ा सा और लगता है, बट ऐसा कुछ रियल नहीं है, हम खाली समझने के लिए देख रहे हैं। और ये पूरे टॉपिक में आप अभी समझ गए होंगे कि जो सैलरी का डेफिनेशन है या मीनिंग है या कंसेप्ट है वो इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। जो पैसा आपको दे रहा है वो आपका कौन होना चाहिए, एम्प्लॉयर। तो मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन एग्जांपल ऐसे बोला था कि अगर आपको पेरेंट्स से पैसा मिलता है पॉकेट मनी, तो क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो आपको सोचना है कि देने वाला कौन है, पेरेंट, रिसीवर कौन है, आप खुद है। तो क्या पेरेंट आपका एम्प्लॉयर है, नहीं, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, ठीक। तो वही ये चीज़ है, अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो सपोज आप KBC में गए और आपके वहाँ पे लॉटरी लग गई, आप 1 करोड़ जीत गए, तो आपको वहाँ से 1 करोड़ मिला KBC के थ्रू। तो क्या KBC आपका एम्प्लॉयर है, नहीं। आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो क्या, नहीं। तो वो पैसा भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। तो ऐसे ही किसी भी इनकम के बारे में अगर आपको डिसाइड करना है कि वो इनकम फ्रॉम सैलरी है या नहीं है, तो सबसे सिंपल लॉजिक यही आपको सोचना है हमेशा कि जो पैसा आपको दे रहा है वो आपका एम्प्लॉयर है कि नहीं है। बस इसको आप माइंड में फिक्स कर लो पूरे चैप्टर में, पहली बात, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है, जो भी सोर्स से आपको पैसा मिल रहा है, वो सोर्स या वो पर्सन आपका एम्प्लॉयर है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी, ठीक। हाँ, अब ये कैसे डिसाइड होता है कि एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है। तो ये डिपेंड करता है ये दोनों के बीच में जो
कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, तो ये पहला एक पार्ट छोटा सा मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई, आपको कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट नहीं होगा अगर पेयर और रिसीवर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। सिंपल पहली बात। दूसरा ये रिलेशनशिप जो है आएगा कैसे, रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कैसे बनता है, अब आपको इस पे आना है, ठीक है। तो मैंने तो बहुत सिंपली बता दिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो सैलरी में आएगा आपके लिए, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे होगा, तो यहाँ पे ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब पेयर और रिसीवर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इनकम आपको मिल रही है पेयर से वो सैलरी में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। सो अभी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एग्रीमेंट है वो दो टाइप का होता है, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं इस साइड भी और इस साइड भी। तो 3 वर्ड्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है, कौन सा वर्ड अलग है? ठीक है, छोटा सा लेकिन मेजर डिफरेंस यही क्रिएट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो सैलरी होने के लिए क्या होना चाहिए, पेयर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड, वो रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होता है, कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। देन वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या है, ठीक। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब मैं आपके लिए ही काम करूंगा और किसी के लिए काम नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, रिलायंस की या टाटा की, और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो एज ए CS या एज ए इंटर्नशिप, तो उसको आप बोल सकते हो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो आप उस कंपनी को आपकी सर्विस देंगे और किसी को नहीं देंगे, उसी के लिए आप काम करेंगे पूरे साल भर, उसके बाद में भी, ठीक है। जब छोड़ना होगा वो तो अलग टर्म्स कंडीशन होते हैं, बट आप उन्हीं कंपनी के लिए ही काम करोगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। So what is contract for service? So contract for service means यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा ले रहे हो, बट यहाँ पे जो आप सर्विस दे रहे हैं वो आप एम्प्लॉयमेंट में रह के नहीं दे रहे हो, एक पर्टिकुलर काम के लिए आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो एक जनरल मीनिंग मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ भी समझा नहीं हो, तो इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं सपोज़ CS हूँ और कोई कंपनी में मैंने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया है, सपोज़ रिलायंस कंपनी में मैं CS हूँ सपोज़, हाँ। तो रिलायंस कंपनी IPO लेके आ रही है, तो IPO का जो भी काम है वो CS ही हैंडल करता है, बराबर। तो वहाँ पे जो भी काम की ज़रूरत लगेगी IPO के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो एज CS ऑफ कंपनी तो मुझे देखना ही है, बराबर। तो यहाँ पे मेरा रिलायंस कंपनी के साथ जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो रिलायंस अभी IPO लेके आ रहा है, तो IPO का काम तो मुझे देखना ही है क्योंकि मैं उस कंपनी का CS हूँ। अब IPO जाने के बाद भी तो मैं ही रहूँगा ना CS, कि मैं छोड़ दूँगा, नहीं ना। तो मतलब कंपनी मुझे निकालेगी तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं। तो IPO रहने के बाद भी मैं CS रहूँगा, IPO के पहले भी मैं ही CS था, और पहले भी मैं काम करता था, बाद में भी काम कर रहा हूँ। IPO का काम आया और भी कुछ काम आया, मर्जर का हो, डीमर्जर का हो, अमालगमेशन हो कंपनी से रिलेटेड, तो वो भी मुझे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड काम तो नहीं है ना कि मेरे को बस इतना काम करना है, उसके बाद फिर कंपनी निकाल देगा, ख़त्म हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा तो नहीं है ना।
पहले भी IPO के पहले भी मैं ही CS था, IPO के बाद भी मैं ही हूँ, IPO के टाइम भी मैं ही हूँ, ठीक है। और उसके लिए कंपनी मुझे मंथली फिक्स सैलरी देती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हाँ, अगर मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, मैं खुद का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कहीं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड आप बोल सकते हो, प्रोपराइटर, तो मैंने खुद की कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, और फिर रिलायंस कंपनी का IPO आता है, तो IPO में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं रिलायंस कंपनी ने मुझे अपना IPO के लिए, IPO के काम के लिए सिर्फ PCS अपॉइंट किया, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया। तो मैं एज ए PCS जब तक IPO का काम है तब तक रिलायंस के साथ रहूँगा और उस अपनी सर्विसेज दूंगा और उसके बदले में पैसा लूँगा। IPO का काम ख़त्म तो अपना रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे तो कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो मैंने IPO का काम में जो भी हेल्प ज़रूरत पड़ती है, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, परमिशंस लेने की, सर्टिफिकेशन की, तो वो सब मैंने उनको करके दिया, उसके बदले में पैसा लिया, IPO ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली रिलायंस का ही काम करूँगा, मैंने टाटा कंपनी का भी IPO आ रहा है, उसका भी मैंने काम लिया है, ठीक है। बाद में मारुति कंपनी का भी IPO आ रहा है, उसका भी काम लिया है, और भी कोई XYZ कंपनी का IPO आ रहा है, उसका भी मैंने काम लिया हुआ है। तो यहाँ पे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पर, आई एम फ्री, बराबर। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप एक ही कंपनी के लिए काम करोगे और कहीं पे आप नहीं जा सकते हैं, और आपको जो भी कंपनी का काम है, कोई भी काम हो उससे रिलेटेड आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर काम के लिए ही अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, और वो काम आपको करके देना है सामने वाले पर्सन को, और उसके बदले आपको पैसा लेना है। तो उस पैसे को आप इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोल सकते, तो वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में चला जाता है, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो IPO के बदले में मुझे पैसा मिलेगा वो मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में चला जाएगा, क्योंकि PCS क्या है, मेरा प्रोफेशन है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन। तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब मैं आपके लिए ही काम करूँगा, आप जो भी मुझे काम देंगे मुझे करना है और उसके बदले मुझे सैलरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा, ये काम, ओनली दिस वर्क, ठीक है। इसके बाद आपको और कुछ काम देना होगा बाद में, कभी फ्यूचर में तो दे देना, नहीं तो नहीं। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे जो पर्सन है सर्विस देने वाला वो फ्री है। फ्री मतलब वो कितने भी लोगों का काम एक्सेप्ट कर सकता है, पर यहाँ पे जो पर्सन है सर्विस देने वाला एम्प्लॉय, वो फ्री नहीं है, वो खाली एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग पार्ट टाइम भी करते हैं, वो बात अलग है कि एक जगह फुल टाइम और एक जगह थोड़ा पार्ट टाइम भी कर लिया, जैसे एक जगह CS है, बाद में उधर कोचिंग क्लास में थोड़ा सैटरडे संडे पढ़ा भी लिया या मॉर्निंग इवनिंग पढ़ा भी लिया, तो वो चीज़ें अलग है। मैं आपको एक खाली सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में डिफरेंस क्या होता है। तो आई होप अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, कि मैं आपके लिए ही काम करूँगा, जो भी आप काम देंगे और उसके बदले मुझे फिक्स अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मीन्स मैं आपके लिए खाली एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, वो सर्विस ख़त्म, अपना कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म, ठीक। तो ऐसे जगह पे जो पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ सकता है। तो ये डिफरेंस है। तो ये समझ लो एक तीसरा पॉइंट था। तो अभी तक 3 पॉइंट हमने लर्न किए कि कोई भी इनकम सैलरी में कब आएगी, कोई भी इनकम सैलरी में कब आएगा, जब पेयर और रिसीवर के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो ये मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया कि ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का क्या पॉइंट है और फॉर सर्विस। अब नोट्स में जो आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 13 पे आप आइए, वहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो नोट्स भी आपको मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 नोट्स में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, सेक्शन 15 इज़ द चार्जिंग सेक्शन। ये मैंने आपको जो भी बताया रिलेशनशिप वगैरह के बारे में, ये सब कौन बताता है, सेक्शन 15, ओके।
Now it's understood that whatever sections I am telling you, all these sections are under Income Tax Act 1961. तो याद रखना, आप जब भी टैक्स में कोई सेक्शन देखोगे तो वो कौन से एक्ट में होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961. और अगर कोई भी रूल्स आप देखोगे तो वो होगा इनकम टैक्स रूल्स 1962. जैसे कि कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट है, बराबर. वैसे अगर जब आप टैक्स पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स की बात करो, इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं, डायरेक्ट टैक्स जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये दो चीज़ें पढ़नी है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी कुछ दिया हुआ है वो इसी के हिसाब से है, और इनकम टैक्स रूल्स 1962. ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सब इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 में ये दिया हुआ है कि ये रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए पेयर और रिसीवर के बीच में, तभी इनकम फ्रॉम सैलरी काउंट होगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, so section 15 is the charging section under this chapter. Point number 1 is an income is treated as salary only if the relationship between the payer and the receiver is of employer and employee or master and servant, which I have explained to you just now. Point number 2, employment can be full time or part time. तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहे हो, वहाँ से जो इनकम मिलेगी वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा. और कहीं पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और वो पार्ट टाइम जॉब कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, तो वहाँ पे भी जो इनकम आपको मिलेगी वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी होगा. ठीक है, कुछ लोग जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ भी रहते हैं तो वो LIC के लिए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉलिसी वगैरह का काम करते हैं एज ए एजेंट. तो वो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एग्रीमेंट किया है LIC के साथ, हाउसवाइफ वगैरह वर्क फ्रॉम होम करते हैं LIC या और कोई भी कंपनी के लिए, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, भले ही वो पार्ट टाइम जॉब है उनका. ठीक है, तो जॉब कैसा भी हो, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, पर आपको ये देखना है कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या पेयर रिसीवर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए. तो हमको इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए क्या देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला नहीं देखना है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट कैन बी सिंगल और मल्टीपल इन सेम प्रीवियस ईयर. सो प्रीवियस ईयर समझा कि नहीं, प्रीवियस ईयर मतलब क्या, 2020-21. अभी आपकी जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, जून 2021 एग्ज़ाम एंड दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर है 2020-21. 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021. ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो स्टूडेंट इग्नोर करता है एक्चुअली. तो ये छोटे पॉइंट्स एक्चुअली कंसेप्ट हैं. तो अभी टैक्स में याद रखना, प्रीवियस ईयर मतलब क्या, 2020-21, और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, AY 21-22. तो क्वेश्चन में PY 2021 दिया हो या AY 21-22 दिया हो, दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है, तो PY AY के बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वाला. सो एम्प्लॉयमेंट कैन बी सिंगल और मल्टीपल इन द सेम प्रीवियस ईयर. सो एक ही ईयर में आप एक जॉब में हो, या आपने 2-3 बार जॉब चेंज किया, या एक बार जॉब चेंज किया, रिलायंस से आप टाटा में गए, टाटा से मारुति में आए एक ही साल के अंदर, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आपका जैसे सपोज़ आपने पहले रिलायंस में थे तो वहाँ से आपको 4 मंथ सैलरी मिली, फिर आपने 4 मंथ्स के बाद टाटा में आ गए, वहाँ पे भी 4 मंथ सैलरी मिली, फिर आप मारुति में आ गए तो वहाँ पे भी 4 मंथ सैलरी मिली. तो एक ही साल में आपने 3 एम्प्लॉयर से सैलरी लिया, तो तीनों एम्प्लॉयर से जो इनकम आपको हुई वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आएगी. ठीक है, तो आप एक साल में कितनी भी जॉब चेंज करो, एम्प्लॉयमेंट चेंज करो, आप सारे एम्प्लॉयर से जो पैसा मिला है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही काउंट होता है. तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि एक साल में आपको एक ही एम्प्लॉयर के पास रहना, आप जॉब चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही वो काउंट होगा. देन सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर. सो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान देना यहाँ पे ज़रा, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस. आप लोगों को पता है कि जो सैलरी है वो नॉर्मली मंथ के लास्ट डेट पे मिलती है, बराबर. अब मैंने बोला, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हो, PY 2020-21. ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक. ठीक है, ये आपका PY. सो हर मंथ का सैलरी जो है
नॉर्मली सेम मंथ के लास्ट डे पे ड्यू होता है। जैसे आपका मंथ प्रीवियस ईयर का पहला महीना क्या है, अप्रैल है, तो अप्रैल मंथ की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू होगी, ठीक है। फिर मई की 31 मई को, एंड सो ऑन। और लास्ट मंथ क्या है आपका, मार्च, मार्च की सैलरी 31 मार्च को ड्यू होगी। सो इन शॉर्ट, यहाँ से अप्रैल से लेके मार्च तक आपको जो भी इनकम या सैलरी मिलता है वो इसी ईयर टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि आपको इसी ईयर में मिल गई है। पर अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी सैलरी ये सपोज 31 मार्च को ड्यू होनी है, पर ठीक है, बट कभी कभी लेट भी हो जाता है ना, तो वो मिली मगर सपोज आपको 10 अप्रैल 2021 को। अब 10 अप्रैल रिसीव्ड, अब ये जो है 10 अप्रैल 2021 जो डेट है, ये तो नेक्स्ट ईयर में आ गया ना, नेक्स्ट PY में आ गया। तो इसलिए रूल बना दिया है कि नेक्स्ट PY में आ गया, तो आप बोलोगे सर ये तो मुझे मिला तो नेक्स्ट PY में, तो ये जो सैलरी है मार्च मंथ की, ये नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी, इस ईयर टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसलिए ये रूल बना हुआ है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो आपको भले ही मार्च मंथ की सैलरी मिली अप्रैल में हो, जो कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है, बट उस पर टैक्स जो है अभी ही लगेगा इसी पीरियड, क्योंकि वो ड्यू इसी ईयर में हो गया, ठीक। तो ये पॉइंट जो है ये इसके लिए बनाया गया है कि आपका सैलरी टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा ये फाइंड करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी ड्यू भी और रिसीव दोनों ही नेक्स्ट मंथ में होती है, तो उस केस में ऑब्वियसली जब ड्यू भी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है और रिसीव भी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, तो वो सैलरी नेक्स्ट ईयर में ही टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन है आगे जाके, जहाँ पे वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। तो बस अभी मैं खाली आपको ड्यू और रिसीव जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि ड्यू तो सपोज करंट ईयर में ही हो गया, बट रिसीव नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, तो भी वो सैलरी टैक्सेबल आपको इसी ईयर में होगी, बिकॉज वो ड्यू पहले हो गई है। रूल यही है ना, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। Then last point, contract of service is a salary, but contract for service is profit and gain from business and profession, PGPP, या आप बोलो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी है। तो जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, और ये जो है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो सकता है। फिर नीचे पॉइंट नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दोनों का डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। एक बार रीड कर देता हूँ सो दैट आपको रिवीजन भी हो जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बाउंड द एम्प्लॉय टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर। तो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर जो भी काम देगा आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में यही होता है, यू आर बाउंड टू द एम्प्लॉयर। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस डज नॉट बाउंड टू पे, बट ही ऑफर्स द पेयर टू अवेल द सर्विसेज। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या है कि आप पर्टिकुलर सर्विस लेते हो, पर्टिकुलर सर्विस आपके देते हैं और उसके बदले पैसा लेते हो, और वही सर्विस आप और भी बहुत सारे लोगों को देके उनसे पैसा ले सकते हो। यू आर नॉट बाउंड ओनली टू दैट पर्सन। इसका मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आप एक ही पर्सन से आप बंधे हुए रहना है, ये ज़रूरी नहीं है, आप 2-3 लोगों को भी वही सेम सर्विस दे सकते हो और पैसा ले सकते हो। So this is contract for service. Then employer has complete control over the employee's work. Correct? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में ही ना बॉस तो आपके सर पे बैठे रहता है, तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है एम्प्लॉय के ऊपर। कुछ भी अगर उसने मिस्टेक किया तो फिर एम्प्लॉयर आपके पास आएगा आपको बताने के लिए कि इसको सही करो। तो दैट इज़ एम्प्लॉयर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज़ वर्क। तो आपका रोज़ का वर्क देखा जाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में ऐसा नहीं है, पेयर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ पे। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई ये काम करना है, तो अब उसकी मर्जी वो कैसे कंप्लीट कर रहा है। हाँ, आप पीरियडिकली वेरीफाई कर सकते हो देखने के लिए कि कैसा काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर आप रोज़ के रोज़ इंटरफेयर नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है वैसा। जैसा कि एम्प्लॉय के साथ कर सकते हैं वैसा उसके साथ नहीं चलेगा। देन थर्ड पॉइंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस is taxable under the head income from salary, and contract for service, third point, income from contract for service is taxable under the head income from business or other sources। तो ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ।
तो यही सारे पॉइंट्स नोट्स में भी लिखे हुए हैं और जो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन भी किया है। तो अभी देखो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आपको नोटबुक में कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये नोट्स में दिया हुआ है। जो भी कुछ नोटबुक में आपको लिखना होगा मैं बता दूंगा कि हाँ अभी आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। तो आप अननेसेसरी कुछ भी आप कॉपी मत करो, जब होगा जो ज़रूरी वह बताऊँगा वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट था इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पार्ट थोड़ा ख़त्म होता है। आपको चाहिए तो आप वापस से वीडियो रिपीट करके देख भी सकते हो कि क्या मैंने बताया है। कोई भी डाउट होता है तो फिर से आप देख सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वी हैव टू टेल whether they fall under income from salary or not. Point number 3, which of the following will fall under income from salary? First one is paper setting fees received by a college professor from Mumbai University. So आप थोड़ा सोचो कि ये जो फीस प्रोफेसर को मिली है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, ये प्रोफेसर के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी है या नहीं है। अच्छा, ये सब एग्जांपल सॉल्व करने के पहले एक चीज़ आपको और बताता हूँ बेसिक कंसेप्ट के अंदर। आपको हर चैप्टर में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे असेसी कौन है, मतलब आप किसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल रहे हो, पेयर के लिए कि रिसीवर के लिए। ये चैप्टर किसके लिए बना है, एम्प्लॉयर के लिए बना है? नहीं, सैलरी किसको मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरे चैप्टर में याद रखना आप कौन है, एम्प्लॉय। पूरे के पूरे चैप्टर में ये आपको याद रखना है कि ये पूरा चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कभी भी कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रा ये 2 पॉइंट ध्यान रखना कि पूरा चैप्टर जो भी चीज़ आप इसमें पढ़ रहे हो, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। एम्प्लॉई तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आप क्या है, एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर बनने का टाइम आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर में, ठीक है। सो डोंट वरी, ये पूरे के पूरे चैप्टर में आप एम्प्लॉई हो, सॉरी, ठीक है। तो याद रखना ये पूरे चैप्टर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, पहली बात। तो कोई भी क्वेश्चन दिया है, कोई भी एग्जांपल दिया है, उसका आंसर फाइंड करना है तो आपको किसके लिए फाइंड करना है आंसर, एम्प्लॉई के लिए फाइंड करना है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते ना, छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं क्योंकि टैक्स इतना बड़ा है। तो छोटी छोटी चीज़ कहाँ याद रहेंगी, बस छोटी छोटी चीज़ें ही कंसेप्ट हैं जो आपके सिली मिस्टेक्स अवॉइड करती हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर करती है। माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है। कोई भी कन्फ्यूज़न कभी भी होगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। कोई कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं रखना, हर चीज़ एकदम क्लियर, ठीक है। तो ये चैप्टर किसके लिए है, एम्प्लॉई के लिए है, या आप बोलो रिसीवर के लिए है, जो भी इनकम रिसीव करेगा उसके लिए है। तो रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू या एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें ढूंढने हैं, ठीक है। सो पहला एग्जांपल ये है कि पेपर सेटिंग फीस इज रिसीव्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी। तो कौन है रिसिपिएंट, यहाँ पे किसको पैसा मिला है, कॉलेज प्रोफेसर को। अब नाम ही क्या लिख दिया, कॉलेज प्रोफेसर। कॉलेज प्रोफेसर का मतलब क्या है कि वो प्रोफेसर किसी कॉलेज में एम्प्लॉयड है, इसलिए उसका नाम लिखा है कॉलेज प्रोफेसर, ठीक है। तो वो कॉलेज में एम्प्लॉयड है, बट कॉलेज में वो पढ़ाता है, वहाँ पे एम्प्लॉई है वो। बट मुंबई, अभी जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वही तो पेपर भी बनाते हैं, पेपर सेट करते हैं, सुपरविज़न भी करते हैं एग्ज़ाम्स वाले, बराबर, आपको पता ही है। तो वो जो प्रोफेसर है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए उसने एग्ज़ाम के पेपर सेट किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली फ्री में थोड़ी ना सेट करेगा, पैसा ले मिलता है ना उसके लिए। तो पेपर सेट करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए, एग्ज़ाम डे के दिन सुपरविज़न करने के लिए, ये सब के लिए पैसा मिलता है। तो ये सब काम ऑब्वियसली जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं वही करते हैं। तो वो प्रोफेसर जो है उसको कॉलेज से सैलरी तो मिलेगी, तो जो कॉलेज से सैलरी मिलेगी एवरी मंथ वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी प्रोफेसर के लिए। बट उसी प्रोफेसर को मुंबई यूनिवर्सिटी से भी पैसा मिल रहा है फॉर सेटिंग अप द पेपर ऑफ एग्ज़ाम, या चेकिंग करने के लिए, या फिर सुपरविज़न ऑफ एग्ज़ाम, उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी पैसा दे रहा है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी पैसा दे रहा है उसको, तो क्या वो कॉलेज प्रोफेसर मुंबई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है क्या? नहीं ना, ये तो इसमें आ गया ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। वो प्रोफेसर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी को ओनली
फॉर पर्टिकुलर सर्विस। कौन सी पर्टिकुलर सर्विस? या तो पेपर चेक करना, पेपर सेट करना, या सुपरविज़न करना, कोई भी इसमें से, और उसके बदले पैसा ले रहा है, ख़त्म काम। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आ जाता है। मुंबई यूनिवर्सिटी उस प्रोफेसर का एम्प्लॉयर नहीं है। उस प्रोफेसर का एम्प्लॉयर कौन है? कॉलेज है। तो कॉलेज से जो पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा प्रोफेसर के लिए, और जो पैसा उसको पेपर सेटिंग के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी से मिल रहा है वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, और वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, बस इतना ही सोचना है कि जो पर्सन से आपको पैसा मिल रहा है क्या आप उसके एम्प्लॉई हो, क्या वो आपका एम्प्लॉयर है, बस इतना सोचना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो कॉलेज का एम्प्लॉई है, मुंबई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई नहीं है। ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, ये उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, कि उसका बिजनेस भी तो नहीं है ना, पेपर सेट करना, पेपर चेक करना, एक अदर इनकम है ये। तो उसको कॉलेज से फीस तो मिल ही रही है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। और जो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी से, जब भी एग्ज़ाम होती है तभी ये मिलता है ना पैसा, तो वो पैसा जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा उस प्रोफेसर के लिए। देन सेकंड वन है पेपर सेटिंग फीस रिसीव्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर फ्रॉम कॉलेज। तो वही फर्स्ट एग्जांपल को थोड़ा सा घुमा दिया, तो आप तो समझ ही गएंगे ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, बिकॉज जो यहाँ पे पेयर है वो कॉलेज है, जो रिसीवर है वो प्रोफेसर है, और दोनों कैसे हैं? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, क्योंकि लिखा हुआ है पेपर सेटिंग फीस रिसीव्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर, मतलब वो उसी कॉलेज का प्रोफेसर है, उसी कॉलेज में एम्प्लॉयड है। तो वही कॉलेज से उस प्रोफेसर को इनकम मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट का आंसर है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। थर्ड वन, सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो अभी देखो पार्टनरशिप फर्म आपको पता है ना,